अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सेकंड चैप्टर लेके 9th क्लास की बायोलॉजी का हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर तो हमने देख लिया था, इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का थोड़ा सा और ब्रांचेस वगैरह थी। सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कशन की गई है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। कोई भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े या कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसको सॉल्व किया जाना पड़े, उसे हम करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसे कहते हैं, और उसे बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो उसे देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड सब हम तो देखेंगे होता क्या है। बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह किया जाता है, जिनमें हमारे पास सबसे पहले तो रिकग्निशन आ जाती है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करना है आपने कि क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है। उसके बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर जो जो भी ठोस ऑब्जर्वेशंस मिले आपको, वो आपने गैदर करनी है कि क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक रीजन के अंदर या एक कम्युनिटी के अंदर। फिर आ जाती है हमारे पास हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस कहते हैं एक नतीजा अक्स किया जाता है उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे, और उस हाइपोथेसिस से फिर डिडक्शन की जाती है। डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट और रिपोर्टिंग एंड रिजल्ट। तो थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, जैसे कि रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड तब यूज़ किया जाता है जबकि कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हो और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। रिकग्नाइज कर किया सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सही से रिकग्नाइज नहीं कर रहे तो उस बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम आर मेड। ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फ़र्क है? क्वालिटेटिव कहते हैं उन ऑब्जर्वेशंस को जो कि हमें किसी कंडीशन बताएं, क्वालिटी बताएं उसकी। ठीक है, एक ये क्वांटम नंबर नहीं होता, ये कि क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटी होती है इसकी। जैसे कि गर्म पानी है या ठंडा पानी है, हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो ठंडा होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो गर्म होता है। तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो ठंडा होता है और वो गर्म होता है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव की बात की जाए तो क्वांटिटी में हमें उसकी स्पेसिफिक बताई जाएगी अमाउंट। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, और जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट अक्स की जाती है अपनी ऑब्जर्वेशन, जो जो ऑब्जर्वेशन आपने मिली आपको, जो जो ऑब्जर्वेशन आपने गैदर की, उसकी बेस पे एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। एक जनरल सी स्टेटमेंट होती है जिसे हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, और ये एक टेंटेटिव सा आइडिया होता है। ये नहीं होता कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, वो एक आइडिया होता है सिर्फ, जो कि अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस की बेस पे एक आइडिया बना लिया जाता है। जनरल सी स्टेटमेंट, सिंपल सी, और वो ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाती है कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की जा सके और उससे हम अपनी ऑब्जर्वेशन और जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकें। पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनानी है अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर, वो टेस्टेबल होनी चाहिए और पोटेंशियली फॉल्सेबल होनी चाहिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम डायनासोर्स की। देखें, अगर बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि जो डायनासोर्स थे वो आंखें खोल के सोते थे, ये मैंने हाइपोथेसिस दे दी। अब अगर आप इसकी बेस पे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहें तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और हमें एक डायनासोर चाहिए होगा जिसके ऊपर हम इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए देख सकें कि डायनासोर आंखें खोल के सो रहा है कि बंद करके सो रहा है। तो ये टेस्टेबल नहीं है और पोटेंशियली फॉल्सेबल भी नहीं है, क्योंकि
हम ना ये प्रूव कर सकते हैं ये सही है, ना ये प्रूव कर सकते हैं गलत है। तो इस तरह की हाइपोथेसिस का कोई नतीजा अक्सर नहीं किया जाता है, इसीलिए इस तरह की हमने हाइपोथेसिस नहीं बनानी जिसकी टेस्टिंग ही अवेलेबल नहीं हो हमारे पास। उसके बाद आता है डिडक्शन। डिडक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई ना, उससे हम एक नई नतीजा निकालते हैं उससे, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस कि इस तरह अगर है तो इस तरह हो सकता है। द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन के जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है उससे हमें पता चलता है, डिडक्शन जो निकालते हैं हम उससे कि अगर इस तरह है जिस तरह हाइपोथेसिस बता रही है तो दूसरी तरफ भी इस तरह होगा। मतलब कि हम जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसे हम डिडक्शन करके और पॉसिबल तरीके निकाल सकते हैं कि अगर इस तरह हो रहा है तो अगर ये सच है तो इस तरह भी होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है और एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट्स के एनालाइज किया जाता है, उस समराइजेशन ऑफ रिजल्ट की जाती है और उस रिजल्ट को पब्लिश किया जाता है। अब कंट्रोल, व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। जब भी साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो दो ग्रुप्स लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने किसी ड्रग को टेस्ट करना है पेशेंट्स के ऊपर, तो उसके लिए हम दो ग्रुप्स लेंगे। एक उसका ग्रुप होगा जिसे कहेंगे हम कंट्रोल, और एक उसका ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ड्रग देंगे और कंट्रोल ग्रुप को ड्रग नहीं देंगे, और दोनों के रिजल्ट चेक करेंगे कि उनकी क्या बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। इन दोनों को कहा जाता है कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो हमारा होगा उसके ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं देंगे, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसे हम उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी 100 प्लांट्स हैं और कंट्रोल ग्रुप में भी 100 प्लांट्स हैं, तो दोनों के एंड रिजल्ट्स को लेट अस सपोज हफ्ते बाद देखा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की होने की वजह से और ना होने की वजह से दोनों प्लांट्स पे क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर एक हमें स्टोरी सुनाई गई है मलेरिया की, कि किस तरह मलेरिया एक काफ़ी जानलेवा बीमारी साबित हुई है हिस्ट्री में। और मलेरिया बुखार होने लग गया इन लोगों को, और ऐसे लोगों को बुखार होने लगा कि जो मार्सेस के पास रहते थे। और शुरू में लोगों को ये लगता था कि बैड एयर की वजह से ये बीमारी वजूद में आ रही है, जिसकी वजह से इटालियन में उसका नाम भी माला मतलब कि बैड, और आरिया मतलब कि एयर, बैड एयर की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो इसमें था क्या कि बुखार होता था और बार बार अटैक्स होते थे बुखार के, और शुरू में यही लोगों को लग रहा था कि ये बैड एयर की वजह से ही बीमारी हो रही है। पर उसके साथ जब नया नया अमेरिका डिस्कवर किया गया था, तो वहाँ से क्यूना एक प्लांट था जिसकी बाग को यूज़ किया जाता था मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। पर क्योंकि ये इसकी यूज़ काफ़ी अच्छा होने लगा यूरोप के अंदर, तो इसकी मांग भी बढ़ गई यूरोप के अंदर। लिहाजा जो ताजर थे उन्होंने क्या किया कि क्यूना को लेके जाना यूरोप अमेरिका से ज़रा मुश्किल था, तो उन्होंने क्यूना की जगह सिनकोना को भेजने लग गए यूरोप में। अब जो सिनकोना था वो ताजिरों ने तो अपनी जान छुड़वाने के लिए हरकत की, पर सिनकोना अच्छा साबित हुआ। सिनकोना के अंदर एक कंपोनेंट होता है क्विनीन, और ये ड्रग मलेरिया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव थी। और 16वीं सदी 17वीं सदी से लेकर तकरीबन 20th सेंचुरी तक ये यूज़ होती रही है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। फिर 200 साल बाद हमें ये पता चला कि
कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। तो 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, इसका नाम था लेवरेन। इसने सर्च करना शुरू की कॉज ऑफ मलेरिया, और इसने बताया कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं पेशेंट्स के अंदर जिनकी वजह से मलेरिया होता है। जो मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड के अंदर छोटे छोटे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। 2 साल बाद एक और डॉक्टर था, उसने भी यही तशख़ीस की। फिर 3 साल बाद एक और डॉक्टर आया, उसने भी यही तशख़ीस की, और आखिरकार इस चीज़ का नाम प्लाज्मोडियम रख दिया गया कि जो पैरासाइट इस पेशेंट के ब्लड के अंदर पाया जा रहा है वो प्लाज्मोडियम है। तो यहाँ तक जो ऑब्जर्वेशन हमें मिली, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो ये थी कि मलेरिया था और क्यों ना से ठीक हो रहा है, सिंकोना से ठीक हो रहा है, और मार्शस के पास ज़्यादा आ रहा है। उसके अलावा प्लाज्मोडियम जो है वो पेशेंट्स के ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये 4 थी कि मलेरिया और मार्सी एरिया का कनेक्शन है, क्विनीन इफेक्टिव है उसके लिए, वाटर जो मार्शस का वाटर है उससे ये बीमारी नहीं होती, और प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर मिलता है। तो इससे हमारे पास ये हाइपोथेसिस बनाई गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हाइपोथेसिस बन गई, हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप था डिटेक्शन। डिटेक्शन में जैसे आपने देखा कि इफ़ एंड देन का यूज़। तो इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन एवरी पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस में बता रही थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया को कॉज करता है, इसीलिए अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया को कॉज करता है तो सब मरीजों के खून में मलेरिया का प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये हमें लेके जाता है एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब एक्सपेरिमेंट में वही कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की मदद से 2 ग्रुप्स बनाए गए 100 के। 100 पेशेंट्स थे मलेरिया के और 100 नॉर्मल लोग थे। दोनों का ब्लड लिया गया ग्रुप्स का, दोनों को एग्जामिन किया गया। अब इससे हमें ये रिजल्ट्स मिले कि जो 100 के 100 पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता था, पर जो कि 7 लोग थे उन 100 लोगों के अंदर से जो कि हेल्दी थे उनके अंदर भी मलेरिया के ये प्लाज्मोडियम पाए गए। अब इसकी वजह ये थी कि उनके इन 7 लोगों हेल्दी लोगों के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इसकी वजह से जो आपने देखा सुना होगा कि 15 दिन लगते हैं इसे ट्रांसमिशन के बाद, 15 दिन ये स्टे करता है बॉडी के अंदर, फिर सिम्टम शो करता है। तो ये 15 दिन वही हैं, इंक्यूबेशन पीरियड है। जैसे कि ये 7 लोग थे इन 100 लोगों के अंदर, इनके अंदर भी वो प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन में था और उसने अभी तक अपना कोई इफेक्ट शो नहीं किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो हमें पता चल गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो कॉज ऑफ मलेरिया। पर अभी भी एक प्रॉब्लम रहती थी बायोलॉजिकल हमारे पास, और वो ये थी कि प्लाज्मोडियम चलो मलेरिया तो कॉज कर रहा है, पर ये प्लाज्मोडियम इंसान के अंदर आ कहाँ से रहा है। पर उस वक्त तक यही ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास कि मलेरिया मार्शस से एसोसिएटेड है, और पर मार्शस का जो पानी है वो अगर पिया जाए तो मलेरिया नहीं होता। फिर कुछ ऐसा गुजरा और 1883 के अंदर एक डॉक्टर था AFA किंग, जिसने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई, और इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि वो लोग जो ओपन एयर में सोते हैं उन्हें मलेरिया होता है जल्दी, उनकी निस्बत जो कि क्लोज एरिया में सोते हैं। वो लोग जो नेट के अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता। जो लोग एक आग के पास होते हैं, स्मोकी फ्लेम के पास धुआं होता है जहाँ पे, उन्हें भी मलेरिया नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ये जो ऑब्जर्वेशन थी AFA किंग की, इनकी बेसिस पे हमारे पास एक नई हाइपोथेसिस का जन्म हुआ, जिसका था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब इस हाइपोथेसिस से हमारे पास डिटेक्शन मिलेगी कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि मॉस्किटो इसे ट्रांसमिट कर रहा है, हमारी हाइपोथेसिस बता रही है हमें। तो ज़रूरी है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट हो, और मॉस्किटो के अंदर वो प्लाज्मोडियम कहाँ से आ रहा है कि जो मलेरिया का पेशेंट है हमारे पास, उसे जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसके अंदर वो
प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस डिटेक्शन को टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक डॉक्टर था रोनाल्ड रॉस, जो कि ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था इंडिया के अंदर, और इसने 1880 से लेकर 1890 के दरमियान ये टेस्टिंग की। एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि मलेरिया की ट्रांसमिशन करवाता, इसने उसे अलाउ किया कि वो एक मलेरिया के पेशेंट को काटे, और फिर उसने उस मच्छर को मार के उसकी स्टमक के अंदर देखा तो प्लाज्मोडियम जो थे उस पेशेंट से उस मच्छर के अंदर जा चुके थे। फिर उसने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए क्या किया कि उसने क्यूलेक्स मॉस्किटोज लिए कुछ, और क्योंकि मलेरिया तब एक काफ़ी ख़तरनाक बीमारी थी और उसका कोई स्पेसिफिक इलाज भी नहीं था, तो रिस्क लेने के बजाय इसने क्यूलेक्स लिया। क्यूलेक्स के एक इसने चिड़िया ली जिस चिड़िया को था मलेरिया। क्यूलेक्स को इसने उस चिड़िया को कटवाया। फिर इसने क्यूलेक्स को जब चेक किया तो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। फिर इसने ये किया कि उसी क्यूलेक्स को अलाउ किया कि वो एक हेल्दी स्पैरो को काटे। जब उसने एक हेल्दी स्पैरो को काटा तो वो हेल्दी स्पैरो कुछ दिन बाद मलेरिया में मुब्तला हो गई। अब हमारे पास ये टेस्ट प्रूव हो गया कि जो मच्छर था वही इसे ट्रांसमिशन करवा रहा है, पर अभी भी ये टेस्ट इंसानों पर नहीं किया गया था। 1898 के अंदर एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने एनोफिलीज मॉस्किटो को एक मलेरियल पेशेंट को काटने की इजाज़त दी, और फिर उसने देखा कि जब उस मच्छर ने काटा एक हेल्दी पर्सन को तो उसे भी मलेरिया हो गया था। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि जो मलेरिया फैल रहा था, प्लाज्मोडियम था, वो मच्छर ट्रांसमिशन उसकी करवा रहा है। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं कि थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है। अब जो हाइपोथेसिस हमारे पास बनी मलेरिया से, जैसे कि उन हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया, बार बार टेस्ट किया गया, बार बार टेस्ट किया गया, तो एक पर वो गलत कभी साबित नहीं हुई, जिससे हमें पता चलता है कि जो हाइपोथेसिस थी वो ठीक है। ऐसी हाइपोथेसिस जो कि दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, कि जिन पर बार बार टेस्टिंग हुई हाइपोथेसिस पे पर कभी उसे कोई गलत साबित नहीं कर सका, उसे हम थ्योरी का दर्जा देते हैं। और थ्योरी जो होती है वो हाइपोथेसिस से काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की जा चुकी होती है, और एक काफ़ी ज़्यादा डाटा मौजूद होता है थ्योरी के ऊपर। और थ्योरी तभी गलत होती है जब इसे कोई गलत प्रूव करे एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर। कुछ ऐसी थ्योरी जो कि लंबे अरसे तक चलती रहें और उन्हें कभी कोई गलत साबित ना करे, और जो एक्सपेरिमेंटेशन हो उस थ्योरी के रिलेटेड वो उसे और स्ट्रॉन्ग करे, मतलब उसकी तरफदारी के अंदर फैसले रिजल्ट्स आए उन टेस्टिंग के, वो थ्योरी एक दिन लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। और लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई गलत साबित नहीं कर सका, क्योंकि उसके ऊपर इतनी एक्सपेरिमेंटेशन हुई और वो एक सच्चाई बन गई है कि ये जो बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये वही प्रोसेस दिखाया गया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह अराइज होकर कौन कौन से स्टेप से गुजर के एक लॉ की तरफ चली जाती है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि आपने जब एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करनी है या आपने ऑब्जर्वेशन शुरू करके अपना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन शुरू करवाना उसका, तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप और डायग्राम्स की मदद लेनी चाहिए आपको। पूरा डाटा जिस की आपको ज़रूरत पड़ सके, और जो एक्सपेरिमेंटेशन के साथ साथ और जो डाटा कलेक्शन के साथ साथ आपको चीज़ें मिलती जाएँ, उसे आप एक ऐसी अरेंजमेंट में रखें कि जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो उसे एक्सेस करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। डाटा एनालिसिस ऑन द अदर हैंड एक ऐसी चीज़ है कि आपने एनालिसिस के लिए दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक रेशो और एक प्रोपोर्शन। रेशो होती है सिंपल डिवीजन कह सकते हैं आप उसे, या रेशो कहते हैं ये जो कॉलन का मास्क होता है इसे नंबर्स के अंदर पुट किया जाता है और इसे रेशो, जैसे कि ए एंड बी सपोज दो नंबर्स हैं तो ए रेशो बी इज सिमिलर एज ए डिवाइडेड बाय बी, और
For in the case 50 malarial patient and 150 normal patients, the ratio can be written 1:3. जैसे अब देखिए 1 है और 3 है, 1 को रेशो 3 को दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें अगर आप 50 के साथ, तो 150 इज़ 50 एंड 350 इज़ 3 इंटू 50 इज़ 150, तो वही हमारे पास नंबर आ जाता है। प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन होती है कि एक रेशो ये है, दो रेशोज़ को हम, दो इक्वल रेशोज़ हैं फॉर एग्जांपल, उन्हें हम इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करें, जैसे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये एक प्रोपोर्शन है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने जो टेस्टिंग की, सपोज़ मलेरिया के लिए टेस्टिंग की हमने स्पैरोज़ के ऊपर, 20 स्पैरोज़ थी और 14 उसमें से मलेरिया हो गया। जो 20 स्पैरोज़ थी जिसने हमने बाइट करवाया, सही। अब ये 20:14 ये है इस तरह के, 14 स्पैरोज़ गॉट इन्फेक्टेड आउट ऑफ 20, 14:20, और हमने फाइंड करना है कि अगर 100 स्पैरोज़ हो हमारे पास तो कितने इन्फेक्टेड होंगे उनमें से। तो हम कुछ इस तरह इसका रिजल्ट करेंगे। जो फर्स्ट रेशो हमारे पास थी 14 और 20 की, 14:20 मतलब 14 वर इन्फेक्टेड आउट ऑफ 20। In the other case, we want to know how many sparrows will be infected if they are allowed to be bitten by a mosquito. तो हम ये लिखेंगे कि suppose the number of sparrows which are infected with malaria is x ratio 100, as 100 is the total number of sparrows. तो प्रोपोर्शन में लिखा जाए इसे, अगर इस शेप में लिखा जाए तो इसे लिखा जाएगा 14:20 इज इक्वल टू x रेशो 100, और जैसे हमने बात की कि रेशो और डिवीजन इज द सिंपल, इसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ की जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई बाई 20, 14 मल्टीप्लाई बाई 100। ये देखें यहाँ पे इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब 100 इंटू 14, और इस जहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा जाके, और सॉल्यूशन के बाद इसका x का रिजल्ट निकलेगा 70, जो कि हमें बताएगा कि 70 स्पैरोज़ विल बी इन्फेक्टेड आउट ऑफ 100 स्पैरोज़। इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरो गेट्स मलेरिया। तो ये चीज़ हमें बताती है कि स्टैटिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, वही बात कि साइंटिफिक प्रोसेस के लिए मैथमेटिक्स एक बेसिक चीज़ है। अगर आप मैथमेटिक्स यूज़ नहीं कर रहे तो आप साइंटिफिक प्रॉब्लम को एक साइंटिफिक सॉल्यूशन की तरफ लेके नहीं जा सकते। बायोलॉजी के साथ मैथ्स को, बायो मैथमेटिक्स आपको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि आप स्पेसिफिक नंबर्स फाइंड कर सकें। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंटेशन की, आपने उस सॉल्यूशन के बाद आपने उसे करना है कि आपने पब्लिश कर देना अपने रिजल्ट्स को। तो फ्यूचर में कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन करे आपके टेस्ट के रिलेटेड, तो वो आपकी, अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स का मैथमेटिकल डाटा मौजूद होगा तो वो भी अपने टेस्टिंग में आपके मैथमेटिकल डाटा को आराम से यूज़ कर सकता है। तो ये था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसके बायोलॉजिकल सोल्यूशन। और ये जो मलेरिया की एग्जांपल थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपने एक दफ़ा रीड करना है पूरे चैप्टर को, फिर आपने मुझे बताना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं हाज़िर हूँ आपकी मदद के लिए यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।